जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 15 मार्च और 15 मार्च को आपका एसएससी CHSL का ऑल शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो ऑल शिफ्ट में पूछे जाने वाले 100 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था दोस्तों कि पृथ्वी 2 जो मिसाइल है वो आपका उसका सफल परीक्षण है कहाँ से किया गया है। ठीक है, तो पृथ्वी 2 का जो सफल परीक्षण है आपका 10 जनवरी को उड़ीसा के तट पर इसी चांदीपुर समेकित परीक्षण रेंज से किया गया। ठीक है, तो आपका चांदीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, या राज पूछेगा तो आपका उड़ीसा तट राइट आंसर हो जाएगा। कब किया है तो 10 जनवरी को किया गया है। ठीक है, इसके अलावा किसने किया है तो दोस्तों आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने आपका पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल को स्वदेशी तरीके से विकसित किया था और इसका जो मारक क्षमता है आपका 350 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान की बात करेंगे दोस्तों, तो इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो आपके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। इसके अलावा इसका जो स्थापना है आपका 1958 ईस्वी में हुआ था, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि साइना नेहवाल ने कब ओलंपिक में मेडल जीता था। ठीक है, तो दोस्तों साइना नेहवाल की बात करेंगे तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली आपकी पहली बैडमिंटन खिलाड़ी थी। ठीक है, जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कौन सा ओलंपिक में दोस्तों 2012 के लंदन ओलंपिक में। हरियाणा की शटलर हैं, करियर की शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी, लेकिन उन्होंने 2008 में आपका BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप खिताब जीती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक व्यक्ति और है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मालेश्वरी की बात करेंगे दोस्तों, तो यह आपका एक महिला लेफ्ट वेट लिफ्टर है जो कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, इससे भी प्रश्न आपका बन चुका है। कर्णम मालेश्वरी ने नए भार वर्ग की चुनौती खराब फॉर्म की पीछे छोड़ते हुए भारतीय महिलाओं में जगाया था विश्वास। इसके अलावा दोस्तों अपने पिछले कुछ दशकों में भारतीय महिला एथलीट ने ओलंपिक में देश का नाम है जो कि गौरवान्वित किया है। तो कर्णम मालेश्वरी पहली महिला ऐसी थी जो कि आपकी ओलंपिक में मेडल है जो कि जीती थी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संघ की जो राजभाषा है आपका हिंदी तथा लिपि होगी जो कि देवनागरी होगी। ठीक है, ये आपका पूछा गया था। तो भारत का जो संविधान अनुच्छेद 343 है, 343 के 1 के अनुसार दोस्तों हिंदी है जो हमारे देश की राजभाषा है। इसके इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि होगा जो आपका देवनागरी होगा। ठीक है, तो आपका 343 का 1 या 343 आपका ऑप्शन में होगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था US ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब है जो कि किसने जीता है। ठीक है, तो US ओपन पुरुष एकल 2022 का जो खिताब है दोस्तों आपका 19 साल के कार्लोस अल्करोज। ठीक है, कार्लोस अल्काराज ने US ओपन में अपने इतिहास रचते हुए US ओपन का खिताब नाम किया है। इसके अलावा दोस्तों US ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब की बात करेंगे तो ये आपका ईगा स्वियातेक। ठीक है, ईगा स्वियातेक आपने US ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीती है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं राफेल नडाल का। तो स्पेन के जो राफेल नडाल है वो अभी सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया था। कौन? ये आपका राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल की बात करें तो इनका 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला एकल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एस्ले बार्टी ने जीता है जो कि डेनियल कोलियंस को हराकर। ठीक है, तो डेनियल कोलियंस को हराकर एस्ले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन दोनों का दोस्तों हमने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए गया था दोस्तों आपका कि पूर्वांचल हिल्स डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ दीज, यानी कि पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं इनमें से कौन शामिल नहीं है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो सही उत्तर दोस्तों आपका हिमाद्री पहाड़ी हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन में भी शायद दिया गया था। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ी के नाम के बारे में थोड़ा सा जाने हम लोग। तो पूर्वी पहाड़ियों को सामयिक रूप से पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। किस पहाड़ी को? पूर्वी पहाड़ियों को। पूर्वांचल सीमा भारत के पूर्वी हिस्सों में स्थित हिमालय का पूर्वी विस्तार है। इसके अलावा इन पर्वतों का जो निर्माण है अवसादी चट्टानों से हुआ है। पूर्वांचल सीमा में नागा पहाड़ी आता है, आपका मणिपुर पहाड़ी आता है, इसके अलावा मिजो पहाड़ी आता है, इसके अलावा पटकाई पहाड़ियाँ शामिल है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में मिजो, मणि, नागा और पट्टकाई दिया हुआ था। तो ये आपसे पूछा गया था कौन सा आपका नहीं आता है। तो मिजो तो दोस्तों आपका पूर्वांचल में आता है, इसके अलावा आपका पटकाई भी आता है, इसके अलावा दोस्तों आपका नागा भी आता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर मनी हिल्स भी दोस्तों आपका आता है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन आपका क्या दिया गया था। इसके अलावा पूर्वांचल सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य से होकर गुजरता है। इसके अलावा वो घने जंगल से आच्छादित है। इसके अलावा ज़्यादातर समानांतर श्रेणियों और घाटियों के रूप में दोस्तों आपका विस्तारित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो पूर्वांचल पहाड़ी के विषय में आपका पूछा गया था।
तो अपना देख लीजिएगा इसका क्या राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था गोपिका वर्मा के बारे में। गोपिका वर्मा के बारे में पूछा गया था कौन से नृत्य से संबंधित है, तो गोपिका वर्मा दोस्तों आपको बता दें ये आपका मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका मोहिनी अट्टम हो जाएगा। इसके अलावा सुनंदा नायर, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, इसके अलावा पल्लवी कृष्णन, इसके अलावा गोपिका वर्मा आपके मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित कुछ प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम से संबंधित कुछ प्रसिद्ध हस्तियां हैं। इसके अलावा मोहिनी अट्टम की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका केरल का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम में कर्नाटक शैली में संगीत, इसके अलावा शैली में संगीत नृत्य के माध्यम से आपका एक नाटक गायन और अभिनय शैली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा एक ऑप्शन और दिया गया था आपका यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बारे में, तो इनके बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। तो यामिनी जो कृष्णमूर्ति हैं वो दोस्तों आपका भरतनाट्यम से संबंधित आपके प्रमुख कलाकार हैं। उन्हें 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे, तो आपका यामिनी कृष्णमूर्ति को। एक क्वेश्चन पूछा गया था वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर जनरेशन, यानी कि वैक्यूम जो ट्यूब है वो आपका किस कंप्यूटर के जनरेशन में आपका आया था, तो वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर नाउ टर्म्ड एज अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर दैट यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर लॉजिक सर्किटरी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों फर्स्ट, आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। इसके अलावा ऑल दाउ सुप्रेस्ड बाय द सेकेंड जनरेशन ट्रांसट्रेज्ड कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर कंटिन्यू टू बिल्ड इनटू 1960s दिस कंप्यूटर आर मोस्टली वन ऑफ द काइंड डिजाइन, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था अमृतसर की जो संधि है आपका किसके किसके बीच हुआ है, तो अमृतसर की संधि की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका 1809 के बीच में एक समझौता था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह और सिख नेता जो स्थापित सिख साम्राज्य के थे रणजीत सिंह, इनके बीच हुआ था। इन परिणामों के बीच सिंह ने एक अन्य समुदाय के बीच अन्य सिख प्रमुखों और उनके साथियों की कीमत पर सतलज नदी के उत्तर में अपने क्षेत्रीय लाभ को मजबूत करने के लिए कार्ट ब्लैंच प्राप्त किया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था नाइसिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो नाइसिन की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, तो आपका राइट आंसर नियासिन हो जाएगा। यानी कि जब हम बात करते हैं नियासिन की कमी से शरीर में कौन कौन सा रोग होता है, तो आपका शरीर में गठिया, जोड़ों में दर्द इत्यादि की समस्या हो जाती है। इसका जो अर्थ है विटामिन B3 के कारण होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर विटामिन B3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कालिदास ने कौन सी जो पुस्तक है जो कि लिखी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कालिदास के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, ऑप्शन दोस्तों आपका मेघदूतम दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। इसके अलावा कालिदास की और कुछ प्रमुख कृतियां हैं जैसे कि ऋतुसंहारम, इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे तो कुमार संभवम, इसके अलावा रघुवंशम, इसके अलावा माल विघ्नामित्रम, इसके अलावा विक्रमो रश्याम, इसके अलावा अभिज्ञान संकुटलम, ये सभी जो कृतियां हैं दोस्तों आपके कालिदास के ही हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और चीन का जो बॉर्डर है आपका कितने भागों में बटा हुआ है, तो चीन और भारत के बीच का जो सीमा है दोस्तों आपको 3 भागों में बटा गया है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। इसके अलावा लद्दाख की तरफ से वेस्टर्न सेक्टर, तिब्बत से जुड़ा हुआ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की सीमा से मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी सीमा आती है, ठीक है। तो आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था मंगल ग्रह है जो कि अपनी जो परिक्रमा करता है वो आपका दोस्तों कितने दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो आपको बता दें मंगल सूर्य का जो पूरा चक्कर है आपका 687 दिनों में लगाता है। इस आधार पर धरती की तुलना में मंगल सूर्य का चक्कर लगाने में दुगना वक्त लेता है और यहाँ एक साल दोस्तों आपका 687 दिनों का होता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर एक साल आपका 365 दिन का होता है उस प्रकार मंगल ग्रह पर आपका 687 दिन का होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन सा कथन आपका गलत है, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित कथन की बात करेंगे तो देखिए कौन कौन सा कथन आपका सही है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पहला तो आपका वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके अलावा उनसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, इसके अलावा उन्हें लोकसभा के सदस्य में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, इसके अलावा उसे कोई लाभ के पद पर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति संबंधित कुछ कथन थे, इनमें से कोई कथन आपकी ऑप्शन में दिया गया होगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था रस्किन बॉन्ड का कौन सा पुस्तक है, तो रस्किन बॉन्ड से संबंधित पुस्तक आपका आया था, तो ऑप्शन तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रकाश का परिवर्तन है जो कि किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रकाश का परिवर्तन तब होता है जब कोई किरण पॉलिश की हुई चिकनी सतह पर गिरती है और वापस उछलती है। दूसरे शब्दों में
किसी भी सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण के परिणाम स्वरूप प्रकाश का परिवर्तन आपका होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका दिया गया था। एक क्वेश्चन दिया गया था मेमोरी स्टोरिंग किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ये दोस्तों आपका शायद 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। तो इसको आप लोग 4th जनरेशन अगर ऑप्शन में होगा तो एक बार आप लोग कन्फर्म करके इसको राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपका वो पूछा गया था कि 2001 में बिस्मिल्लाह खान को कौन सा पुरस्कार है जो कि दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे और ये बताएं कि तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो भारत रत्न से संबंधित प्रश्न तो आपका हर शिफ्ट में एक नए प्रश्न आपसे बन रहा है। भारत रत्न की बात करें तो 2014 में आपका सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, जो कि आपका प्रश्न बन चुका है। ठीक है, जो चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा पार करता है या साझा करता है। ठीक है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है सर्वाधिक दोस्तों आपको बता दें बांग्लादेश के साथ कितना, तो 4096.7 किलोमीटर के साथ लगती है। तो आपका दोस्तों बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ भारत 7 देशों का सीमा साझा करता है। पहला तो आपका बांग्लादेश जो कि आपका सबसे ज़्यादा किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके अलावा दूसरे स्थान पे आपका आता है चीन जिसके साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का, नेपाल के साथ दोस्तों आपका 1751 किलोमीटर का, म्यांमार के साथ आपका 1643 किलोमीटर का और भूटान के साथ आपका 699 किलोमीटर और साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ आपका 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी सीमा साझा बांग्लादेश और सबसे कम सीमा साझा आपका अफगानिस्तान के साथ है जो कि भारत करता है। तो आपका राइट आंसर आपका बांग्लादेश, अगर सबसे कम वाला पूछेगा तो आपका अफगानिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका शक्तिकांत दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। शक्तिकांत दास की बात करेंगे दोस्तों तो यह भी आपके आरबीआई के 25वें गवर्नर है। तो आपके राइट आंसर दोस्तों 25 शक्तिकांत दास हो जाएगा, 25वें गवर्नर है। इससे पहले आपका 24वें गवर्नर आपके उर्जित पटेल थे। इसके पहले आपका 23वें गवर्नर आपका रघुराम राजन थे। इसके अलावा आरबीआई के बारे में बात करेंगे तो आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। इसका हिल्टन आयोग की कमीशन की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। इसके बाद आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था जो कि आपका स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का आपका राष्ट्रीयकरण हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें अनुच्छेद 74 आपका राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 77 की बात करेंगे तो भारत सरकार के कार्यों का संचालन का जो संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 17 है। तो मंत्रिपरिषद और आपका प्रधानमंत्री ऐसा कुछ रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था जो कि हमें आपका आर्टिकल 74 में ही दिखाई है जो कि देता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि कंप्यूटर के किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग है जो कि होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बता दें तो दूसरी पीढ़ी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में बना जो कंप्यूटर है आपका पूरी तरह से ट्रांजिस्टर पर आपका आधारित था। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूबों को बदल दिया था। फर्स्ट ट्यूब में पूछा गया तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग आपका कौन सा जनरेशन में हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का आपका फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। इसके बाद आपका दूसरी जनरेशन में आपका किसका हुआ, ट्रांजिस्टर का। इसके अलावा इसका जो आविष्कार है बेल प्रयोगशाला में वाल्टर एच ब्रेटन, इसके अलावा जॉन बार्डिन और विलियम बी शॉकले के द्वारा किया गया था। ये दोस्तों कंप्यूटर आपको ये क्वेश्चन आपको बता दें एसएससी सीजीएल टायर 2 के एग्जाम में भी दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, तो जो लोग भी एग्जाम देना चाहते हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग सीजीएल टायर 2 का एनालिसिस जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि चीता जो नामीबिया से आपका लाया गया है वो आपका कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। ठीक है, तो इसे दोस्तों आपका कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ से लाया गया है, तो आपका नामीबिया से लाया गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने लाया था। इसके अलावा इसका जो रखा गया था कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया जो कि मध्य प्रदेश में आपका आयोजित है स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो आपका कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें 2023 में आपका अक्टूबर 2023 में आपका खेलो इंडिया का 37वां संस्करण आपका होना है जो कि आपका गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका गोवा हो जाएगा। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में दोस्तों आपका आयोजित हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो वो आपका गुजरात में
हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पॉलिटी से पूछा गया था, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कोई आर्टिकल दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें संविधान के भाग 13 में लेख 301 से 307 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और संभोग से संबंधित है। अनुच्छेद 301 यह घोषणा करता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार और संभोग मुक्त हो गए हैं। ठीक है, तो आपका आर्टिकल 301 राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कल्पना चावला हो जाएंगे। कल्पना चावला भारत में जन्मी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला का जो जन्म है आपका 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। उन्होंने 1982 में भारत के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिक इंजीनियरिंग में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था राजा राज चोल का शासनकाल आपका पूछा गया था कब से कब तक था? तो प्रतिष्ठित जो राजा राज चोल है आपका चोल वंश का शासक था, जो कि 985 सी से 1014 सी की अवधि के दौरान दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राजा था। उन्होंने चोल प्रभाव को बहाल करने के लिए हिंद महासागर में अपना वर्चस्व सुनिश्चित करने के लिए याद किया जाता है। उनका साम्राज्य दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर पूर्व में कलिंग उड़ीसा तक फैला हुआ था। ठीक है, इसके अलावा राजा राज चोल आपको बता दें चोल वंश का आपका प्रतापी राजा था। चोल वंश का जो स्थापना है विजय चोल के द्वारा दोस्तों आपका है जो कि किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वसा आपका कौन सा एंजाइम है जो कि तोड़ता है? तो दोस्तों आपको बता दें वसा को पचाने वाला जो आपका एंजाइम है वो दोस्तों आपका लाइपोलिटिक एंजाइम है। ठीक है, वसा को पचाने वाला एंजाइम है आपका लाइपोलिटिक एंजाइम है। इसके अलावा एमाइलेज एंजाइम आपका एक पाचक एंजाइम है जो कि स्टार्च को छोटे कार्बोहाइड्रेट अणुओं में तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो देखिए पूछा गया था आपका एक क्वेश्चन देखिए कृष्णा और ताप्ती की सहायक नदियों से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न तो क्लियर नहीं है, जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं प्रश्न क्लियर होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कृष्णा की बात करेंगे दोस्तों कृष्णा नदी का, तो पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे प्रायद्वीपीय नदी है जो कि सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है, जिसकी कुल लंबाई आपका 1401 किलोमीटर है। इसके अलावा इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कोयना है, तुंगभद्रा है। इसके अलावा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा ताप्ती नदी के विषय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई शहर के पास होता है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समांतर पश्चिम की ओर बहती है। ये गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस नदी का जो लंबाई है 714 किलोमीटर है और 4 दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं आपका बाकी, गोमई, अरुणावती और अनेर। इसके अलावा बाएं किनारे की 10 सहायक नदियां आपका कौन कौन सा है? तो आपका नेसू है, अरुणावती है, बूढ़ा है, पंजरा है, बोरी है, गिरना है, वाघुर, पूर्णा, मोना और शिप्रा। ये दोस्तों आपका ताप्ती नदी की बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सिस्मोग्राफ से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न क्लियर नहीं आप लोग बता दीजिएगा। इसके अलावा सिस्मोग्राफ की बात करेंगे तो सिस्मोग्राफ वह उपकरण है जिनका उपयोग हम लोग भूकंप के दौरान जमीन की गति को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। इसके अलावा वो दुनिया भर में जमीन में स्थापित है, एक भूकंपीय नेटवर्क के हिस्से के रूप में संचालित होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था BRO में नेफ्यूडियो ने कौन सा मिशन का उद्घाटन किया है? इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है। नेफ्यूडियो की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका नागालैंड से आपके मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था इनमें से कौन सा जो नृत्य है मणिपुर का युद्ध नृत्य है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका थांगता हो जाएगा। थांगता मणिपुर का विशेष मार्शल आर्ट नृत्य है। थांगता का जो अर्थ होता है तलवार और भाला होता है। थांगता प्रदर्शन हमले और बचाव के कौशल का प्रदर्शन करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था इनमें से कौन सा जीव है जो कि एनिलिडा संघ से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो उस नहीं है का तो आंसर तो पता नहीं, लेकिन कौन सा जीव आपके हैं तो उसको देख लेते हैं। तो नेरियस, फेरेटिमा, हीरोडिनेरिया ये जीव हैं जो कि दोस्तों आपका एनिलिडा संघ से संबंधित है। इसके अलावा एनिलिडा शरीर के संगठन के अंग प्रणाली स्तर के साथ द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित होते हैं। लिमुलस का संबंध ऑर्थोपोडा संघ से है जो कि एनीमिया का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीड़े शामिल होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए और पूछा गया था आपका एक क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले दोस्तों हम लोग गुप्त वंश को भी डिस्कस कर ही लेते हैं क्योंकि आपका मौर्य वंश आया तो गुप्त वंश भी आगे के शिफ्ट में आने के चांस है। तो गुप्त वंश का स्थापना की बात करेंगे तो श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को व्यापक रूप से गुप्त युग के संस्थापक के रूप में माना जाता है जो कि 320 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक हुआ था।
समुद्रगुप्त वंश के शासकों की सबसे बड़ी माना जाता है। समुद्रगुप्त आपका गुप्त वंश के शासकों का सबसे प्रतापी राजा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसको भी आप याद है जो कि रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा गया था कि अकबर के 9 रत्नों में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अकबर के 9 रत्नों में से कौन सा नहीं है पूछा गया था। तो अकबर के जो 9 रत्न हैं उनको हम अभी आपको डिस्कस कर देते हैं। अकबर के 9 रत्नों में दोस्तों आपका प्रमुख है, पहला तो आपका राजा बीरबल है। इसके अलावा दोस्तों अकबर बीरबल की कहानी आप लोग सुनते होंगे, तो राजा बीरबल है। इसके अलावा मियाँ तानसेन है, अबुल फजल जो कि आईन अकबरी के लेखक हैं। इसके अलावा फैजी हैं। इसके अलावा राजा मानसिंह है। इसके अलावा राजा टोडरमल हैं। इसका मुल्ला दो प्याजा है। इसके अलावा फ़कीर अजुद्दीन है। इसके बाद अब्दुल रहीम खान ने खाना। ये दोस्तों आपका अकबर के 9 रत्नों से संबंधित आपके प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक है। तो पूछा गया था आपका पतंग महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें गुजरात पर्यटन निगम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का जो आयोजन है आपका अहमदाबाद में किया गया है। तो आपका राइट आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन में आपका अहमदाबाद, पुणे और गुजरात इस प्रकार करके दिया गया था, तो आपका अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। यह राज्य में मनाए जाने वाले भव्य त्योहारों में से एक है, ठीक है। इसके अलावा पतंग महोत्सव का जो आयोजन है आपका 14 जनवरी 2023 से किया गया था। ये 8 दिवसीय दोस्तों आपका ये त्यौहार है और मकर संक्रांति को ही पतंग महोत्सव के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है पूरे उत्तर भारत में, उसी को दोस्तों आपका गुजरात में पतंग महोत्सव के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका पतंग महोत्सव की बात करें तो एक आपका राजस्थान जैसलमेर में भी होता है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। राजस्थान में पतंग महोत्सव जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। पतंगों की उड़ान की प्रथा मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन आपका ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था टाटा IPL 2022 का विजेता टीम कौन सा है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो इंडियन प्रीमियर लीग IPL का जो फुल फॉर्म होता है 2022 का समापन आपका गुजरात टाइटंस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उद्घाटन चैंपियंस आपका राजस्थान रॉयल्स को हराकर ट्रॉफी जीत के साथ किया है। तो इसका मतलब कि आपका विजेता कौन है, तो विजेता आपका गुजरात टाइटंस जिसके कैप्टन आपके हार्दिक पांड्या थे। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स उप विजेता जिसके कप्तान संजू सैमसन थे। फाइनल हुआ था कहाँ, तो फाइनल आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की बात करेंगे तो आपका भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI के द्वारा स्थापित पेशेवर T20 क्रिकेट का 15वां संस्करण था। IPL 2022 का जो मेजबान देश था वो आपका भारत था। इसके अलावा ऑरेंज कैप की बात करेंगे तो ऑरेंज कैप का खिताब कुल 863 रन के साथ जॉस बटलर जो कि राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन थे उनके पास रहा था। इसके अलावा पर्पल कैप की बात करेंगे तो पर्पल कैप का विजेता कुल 27 विकेट के साथ यजवेंद्र चहल जो कि राजस्थान रॉयल्स के ही बॉलर हैं उनके पास रहा था। और IPL 2022 का जो प्रायोजक था आपका टाटा ही था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था। जो भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन है जो कि रिपीट होना शुरू हो गए हैं। तो आप लोग के भारी डिमांड पर और SSC की SSC GD के एग्जाम में जैसे PDF को तैयार किया गया था एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, उसी तरह से SSC CSL एग्जाम में भी आपका सभी शिफ्टों का PDF है जो कि तैयार कर दिया गया है। अभी तक 12 शिफ्टों का PDF आपको अपडेट मिलेगा जिनमें 280 प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। मात्र 20 रुपये न्यूनतम शुल्क है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा। आपको PDF है जो कि हर दिन मिलेगा। 21 मार्च तक आपका एग्जाम है तो 21 मार्च तक PDF आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग भी इच्छुक हैं आप लोग व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन जो कि बहुत सारा आप रिपीटेड होना शुरू हो गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता है। तो दोस्तों आपको बता दें संतोष ट्रॉफी 2022 कर्नाटक ने सऊदी अरब में 4 मार्च को संतोष ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल में मेघालय को हराया था। तो आपका राइट आंसर में कर्नाटक हो जाएगा। उप विजेता कौन रहा था, तो उप विजेता दोस्तों आपका मेघालय रहा था, ठीक है। इसके अलावा जो संतोष ट्रॉफी की बात करेंगे तो 22-23 का जो आयोजन है आपका कहाँ किया गया था, तो सऊदी अरब में किया गया था। सऊदी अरब के रियाद किंग फहद स्टेडियम में फाइनल खेला गया था जिसमें आपका मेघालय हारकर कर्नाटक विजेता बन गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ देते हैं ताकि आप लोग मालूम चल सके कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित आपका ट्रॉफी है, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दीजिए। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों आपका रिपीटेड ही है। तो असम का लोक नृत्य में दोस्तों आपका बिहू आपका इसका ऑप्शन दिया गया था जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बिहू नृत्य के अलावा बागुरुम्बा बसंत में आयोजित किया जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा भोर नृत्य, ओजापाली नृत्य आदि शामिल है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका असम के लोक नृत्य में बिहू हो जाएगा। असम में जो बिहू है आपका 3 बार मनाया जाता है। एक बार काटी बिहू, भोग बिहू, माघ बिहू, इस प्रकार करके असम का बिहू है जो कि त्यौहार मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिंगापुर फार्मूला ग्रैंड
ओलंपिक्स 2022 का विजेता कौन बना है? तो ये जो विजेता आपका बना है सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के रेड बुल के जो ड्राइवर थे सर्जियो पेरेज, ठीक है, रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 है जो कि जीता है। पेरेज से फेरारी के चार्ल्स लेक्लर से 7.5 सेकंड आगे रहा है जो कि दूसरे स्थान पर आया था। इसके अलावा फेरारी के कार्लोस सेन ने तीसरा स्थान हासिल किया है। पेरेजी की टीम के साथ ही इतालवी जीपी ने 2022 विजेता मैक्स वर्स्टापेन में दौड़ में 7वें स्थान पर रहा है और हैमिल्टन 9वां स्थान हासिल किया है। लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने के लिए वर्स्टेपेन को एक जीत और परिणाम की आवश्यकता थी लेकिन बन नहीं पाए थे, तो आपका सर्जियो पेरेज राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट ये भी बता रहे थे कि सिंगापुर ओपन 2022 किसने जीता है। हालांकि मुझे कन्फर्म है कि क्वेश्चन आपका नहीं आया होगा, क्वेश्चन आपका ग्रैंड प्रिक्स से ही आया होगा, लेकिन सिंगापुर ओपन 2022 की हम लोग बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका पीवी सिंधु हो जाएगा। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है और खिताब के जीतने के साथ ही पहला सिंगापुर ओपन खिताब भी आपका पीवी सिंधु ने ही जीता है। इसके अलावा फाइनल मैच में चीन की खिलाड़ी थी वांग जिंग यी को 21-9 और 11-21 और 21-15 से हराकर इस खिताब पर आपका कब्जा हासिल किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था दीपिका रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दीपिका रेड्डी की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित आपकी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो आपका कुचिपुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो टोटल अभी 8 वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य है और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जैसा कि आपका आंध्र प्रदेश का है, उस प्रकार भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। इसके अलावा सतरिया दोस्तों आपका असम का है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोस्तों आपका केरल का है। इसके अलावा बात करेंगे तो उड़ीसा का राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एक बच्चा आता है कथक जो कि दोस्तों आपका उत्तर भारत में किया जाता है। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय के अनुसार आपका छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है जो कि आपका पूर्वोत्तर भारत का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों आपका दीपिका रेड्डी जी की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति भवन में के द्वारा रामनाथ कोविंद के द्वारा आयोजित कुचिपुड़ी नृत्य में योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला है। दीपिका रेड्डी पिछले 47 सालों से कुचिपुड़ी के क्षेत्र में आपके हैं, ठीक है। इसके अलावा दीपिका रेड्डी एक प्रशंसित कुचिपुड़ी नर्तक है। सुजाता महापात्र की बात करेंगे जो कि आपके ऑप्शन में शायद दिया गया होगा, तो सुजाता महापात्र एक आपका ओडिसी नृत्यंगना है। इसके अलावा रमानाथ वेणनाथ का बात करेंगे तो आपका लोकप्रिय भरतनाट्यम नृत्यंगना है। इसके अलावा एलन ओइनम ओगम्बी धोनी की बात करेंगे तो ये आपका मणिपुरी नर्तक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये दोस्तों आपका धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि भाग 3 में वर्णित है। इसके अलावा अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से 35 भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे या धर्म की स्वतंत्रता का बात करेंगे जो कि आपका आर्टिकल 226 से रिलेटेड है। तो आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख आपका 25 से 28 के अंतर्गत आता है। 25 में दोस्तों आपका क्या है तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, आचरण, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 26 जो कि आपका पूछा गया था धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 की बात करेंगे तो ये आपका किसी विशेष धर्म के प्रचार के करों के भुगतान की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 28 की बात करेंगे तो कुछ शैक्षणिक स्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। इसके अलावा मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में आपका 7 था जो कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था और उसको 300 के कम में शामिल किया गया था। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला तो आपका समानता का ही अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। इसके अलावा दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। इसके अलावा शोषण के खिलाफ अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का हमने अभी एक्सप्लेन कर लिया है, 25 से 28 तक वर्णित है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आपका अनुच्छेद
29-30 से संबंधित है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट जो इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत रीट जारी करता है, और 226 के तहत हाई कोर्ट आपका रीट जारी करता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर आपका भारत का अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। संविधान या अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के अटॉर्नी जनरल के वो प्रदान किया गया है कि देश में सबसे उत्तम विधि अधिकारी होगा। उन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा की बात करेंगे तो ये देश का, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी जो ऊंचाई है आपका 8,586 मीटर है। इससे पूर्व में तमूर नदी द्वारा, उत्तर में लोनोकचू और जोंगसाल ला और पूर्व में तीस्ता नदी के द्वारा सीमांकित किया गया है। यह नेपाल और सिक्किम भारत के बीच सीमा पर सीधे 5 चोटियों जैसे मुख्य, मध्य और दक्षिण में से 3 के साथ स्थित है, और शेष 2 आपका पश्चिम और कांग बेचेन नेपाल के टपलगंज में स्थित है। ठीक है, तो ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है या नहीं है, इस प्रकार करके पूछा गया था। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में बता दें तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण का वो भाग होता है जो कि सूचना को मानव के द्वारा पढ़ने में सक्षम रूप में परिवर्तित होता है। तो कुछ आउटपुट डिवाइस के जो एग्जाम्पल हैं आपका देखिए कौन कौन सा है। विजुअल डिस्प्ले है, यूनिट्स है यानी एक मॉनिटर है, प्रिंटर ग्राफिक है, आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब दोस्तों आपका आउटपुट डिवाइस है। लेकिन आउटपुट डिवाइस कौन कौन नहीं है? तो प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा भी और कुछ ऑप्शन है, माउस है, स्कैनर है, कैमरा है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, ये आपका इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, पूछा गया था कि तमिलनाडु का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, ये पूछा गया था आपसे। तो दोस्तों आपको बता दें, तमिलनाडु एक दक्षिण भारतीय राज्य है। भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तो डोडो बेटा तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डोडो बेटा हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडो बेटा। डोडो बेटा भी किसकी? तो नीलगिरी पहाड़ी की भाग है। इसके अलावा डोडो बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। यह अपनी स्वतंत्रता और पर्यटन के लिए लोकप्रिय है, और यह इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि डोडो बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका डोडो बेटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात दोस्तों भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और तो आपका राइट आंसर आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये 30 मीटर ऊंचा है। धुआंधार जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक झरना है। इसके अलावा बात करें तो ये धुआं झरने के रूप में जाना जाता है, और जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि पवित्र नदी में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार ने आईपीएस दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया है। तो आपका राइट आंसर दिनकर गुप्ता हो जाएगा। एनआईए की बात करेंगे तो एनआईए देश विदेश में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जाँच करती है। तो इसी के जो महानिदेशक हैं आपके दिनकर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों का आपका आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता को नए केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका नितिन गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा श्री गुप्ता दोस्तों आपका आयकर संवर्ग के 1986 बैच के एक भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में सीबीडीटी में सदस्य जांच के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा सीबीडीटी प्रमुख का जो बोर्ड है पद है बोर्ड सदस्य, और 1986 बैच की आईआरएस अधिकारी संगीता सिन्हा के द्वारा अतिरिक्त क्षमता में संभाला जा रहा था। ठीक है, तो अब आपका नितिन गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपका जो रिपीट होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अभी तक के जितने भी शिफ्टों का एग्जाम आपका कंडक्ट हो चुका है, सभी शिफ्टों का एक पीडीएफ तैयार किया गया विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, संभावित एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो जो लोग इच्छुक हैं आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, वहाँ पर सारी जानकारी और भी आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ दोस्तों आपको जब तक एग्जाम होगा, जब तक आप लेना चाहेंगे, जब तक आपको मिलेगा, चाहे तो पूरा सीएचएस का भी लेना चाहो, जिनका एमटीएस का एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि भारत के किस दर्रा में सबसे ऊंची सड़क बनाई जा रही है? इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसमें सीपी-कल्ला, बोमी-डल्ला और खारदुंग-अल्ला ऐसे प्रकार के दर्रा आपको दिया गया था। तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क दोस्तों जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं, अब पूर्वी लद्दाख में उमिलंग ला दर्रा
19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो आपका उमिलंग दर्रा पे दोस्तों आपका ये सड़क है जो कि बनाया गया है। इस सड़क का जो नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे से होते हुए BRO ने 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बना दी है। ठीक है, तो आपका उमिलंगला दर्रा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया था अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है। ठीक है, तो अनफिनिश्ड संस्मरण बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोन्स के द्वारा लिखा गया है, तो आपका राइट आंसर प्रियंका चोपड़ा हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा बात करेंगे उस अपने पहले उपन्यास अनफिनिश्ड ए मेमोर के विमोचन के साथ अभिनेत्री निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोन्स आधिकारिक तौर पर एक लेखक बन गई है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर प्रियंका चोपड़ा हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि इसका क्वेश्चन जो कि कंफर्म नहीं है, तो आप लोग अगर एग्जाम देकर आ रहे हैं तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। कॉमनवेल्थ में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है, अगर पूछा गया होगा तो हम आपको इसका आंसर PDF में शामिल कर देंगे, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो कि किससे मिला था, तो आपको बता दें 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार 2 समान भागों में है। ठीक है, 2 समान भागों में आपका कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई के बीच बच्चे और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी के अधिकार के साझा के लिए किया गया था। शिक्षा के लिए बच्चे सत्यार्थ भारत से हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अपने देश के 7वें व्यक्ति हैं। मदर टेरेसा के बाद शांति पुरस्कार जीतने वाले दूसरे, जबकि यूसुफजई पाकिस्तान से मुस्लिम हैं। अबुदस सलाम के बाद अपने देश से दूसरे नोबेल पुरस्कार भी जीता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 47वीं महिला और 17 साल की उम्र में किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की विजेता है। तो आपके 2 लोगों को शांति में दिया गया था, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। तो मेरे ख्याल से आपके ऑप्शन में कैलाश सत्यार्थी दिया गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि वेट लिफ्टिंग में भारत की तरफ से 2020 के टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड किसने दिलाया था। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग में दोस्तों आपका मीराबाई चानू ने 49 किग्रा वर्ग में देश का पहला भारोत्तोलन रजत पदक टोक्यो ओलंपिक में भारत को शानदार शुरुआत दिलाया था। तो आपका राइट आंसर मीराबाई चानू हो जाएगा। कितने केजी में, तो 49 केजी में। मीराबाई चानू ने 26 जुलाई 2021 को भारत के लिए इतिहास रच दिया था और टोक्यो ओलंपिक में 49 किलो भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारोत्तोलक बन गई है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका टोक्यो ओलंपिक में हो जाएगा मीराबाई चानू। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बाबर ने 12 साल की उम्र में फरंगना को किस वर्ष जीता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1494 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबर की बात करेंगे। बाबर भारतीय उपमहाद्वीप में शक्तिशाली मुगल राजवंश का संस्थापक था जो कि इमाम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया था। इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल राजवंश का स्थापना किया था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद जब वो 12 साल की उम्र में उज्बेकिस्तान में सिर्फ फरगना की गद्दी पर बैठा था। इसके पश्चात 1226 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। भारत में मुगल शासन का उदय की नींव रखी थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 1494 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा अनुच्छेद ही राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर 213 हो जाएगा। राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है जब राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। उसके द्वारा जारी अध्यादेश में कानून के समान बल होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 213 हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 161 की बात करेंगे तो राज्यपाल की क्षमा शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 200 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 200 आपका राज्यपाल के आश्वासन के साथ व्यवहार करता है। अनुच्छेद 161 की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के साथ व्यवहार करता है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्यपाल को राज्य के मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद की सभी जानकारी और निर्णय प्रदान करेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका राष्ट्रपति भी एक अध्यादेश है जो कि जारी करता है। तो राष्ट्रपति दोस्तों आपका 123 अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया है जब संसद का दोनों सत्र नहीं होता है। राज्यपाल की शक्ति बनाने वाले अध्यादेश को राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका घर्षण बल हो जाएगा। घर्षण बल आपका एक असंपर्क बल नहीं है। ये आपका संपर्क बल नहीं है। घर्षण वो बल होता है जो कि गति का विरोध करता है जब एक वस्तु की सतह दूसरे वस्तु की सतह से संपर्क में आती है। यह बल मुख्य रूप से सतह की बनावट और बल की मात्रा से प्रभावित होता है जिनकी उन्हें एक साथ आवश्यकता होता है। वस्तु का कोण और स्थिति घर्षण बल की मात्रा को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद असंपर्क बल की बात करेंगे तो असंपर्क बल एक वस्तु पर किसी अन्य पिंड के द्वारा लगाया गया बल होता है जो किसी संपर्क में नहीं होता। ये सभी 4 ज्ञात मूलभूत अंतःक्रिया असंपर्क बल है, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत
चुंबकत्व, इसके अलावा प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, ये सब आपका असंपर्क बल है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 2017 की ओडीआई वर्ल्ड कप की मेजबानी में कौन सा देश आपका नहीं है, जिसका राइट आंसर आपका केन्या था। 2017 की वर्ल्ड कप की मेजबानी आपका कौन कौन सा देश कर रहा है, तो ये देखिए आपका कौन कौन सा देश कर रहा है, आपको बता देते हैं। दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, नामीबिया कर रहा है और जिम्बाब्वे के साथ अक्टूबर-नवंबर 2027 में आईसीसी पुरुष T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो आपका केन्या इसका राइट आंसर था। ये आपका जब दूसरी बार होगा जब जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और केन्या एक साथ वैश्विक टूर्नामेंट के 2003 संस्करण के सफलतापूर्वक मेजबानी के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसके अलावा अक्टूबर-नवंबर 2031 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश में खेला जाएगा और 2023 का जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप है वर्ल्ड ओडीआई वाला, वो भी दोस्तों आपका भारत में ही खेला जा रहा है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शेरशाह का अकबर का जो शासनकाल है वो किस शासक से प्रेरित था। तो अकबर का शासनकाल दोस्तों आपको बता दें किस शासक से प्रेरित था, तो ये दोस्तों आपका शेरशाह सूरी के शासन से प्रेरित था। शायद शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मैन और एनिमल के डिकम्पोजिशन से कौन सा चट्टाने जो कि बनता है, तो इसका राइट आंसर आपका कार्बनिक तल चट्टी चट्टान हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका मेन एनिमल के डिकम्पोजिशन से बनता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था IBM 365 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो इसका जो आंसर है मुझे मिल नहीं पाया है, तो आप लोग को मालूम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर है जो कि बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा से भी रिलेटेड प्रश्न आपका पूछा गया था। जो भी प्रश्न नहीं मिले हैं, जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, आप लोग जरूर से जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक पूछा गया था आपका, उसका आंसर फ्रूट एप्पल था, लेकिन आपका बाकी का 3 जो ऑप्शन है वो आपका स्टूडेंट को याद नहीं थे। एक आपका ओड छाटना था जिसमें आपका ओर मेटल, क्लोथ फाइबर, थैला जूट और फ्लक्स लाइनेन दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें तो IBM वाला तो मैंने आपको बता दिया, IBM से पूछा गया था। एक आपका पिक ऑड 1 आउट दिया गया था जिस थाईलैंड का बैंकॉक राजधानी से दिया गया था। युवा कुब्बा इस प्रकार करके आपका राजधानी दिया गया था, जिसमें आपका कुब्बा जो राइट आंसर आपका सही था। ठीक है, एक दोस्तों आपका दिया गया था बुद्ध देवदास गुप्ता किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। बुद्ध देवदास गुप्ता से दिया गया था, किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है, तो इसका भी आंसर हम तक मिल नहीं पाया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक बिस्मिल्लाह खान से दिया गया था, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही क्वेश्चन अभी तक मिले हैं, बाकी के क्वेश्चन PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और सभी शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर सभी शिफ्टों का PDF विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको प्रोवाइड है, जो कि कराया जा रहा है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।